अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने 60 डेज़ के बहुत ही वंडरफुल एंड अमेजिंग स्पोकन इंग्लिश कोर्स को, कि जिसके अंदर हम बिल्कुल ज़ीरो से इंग्लिश सीखने वाले हैं। और आई गारंटी यू कि डे 1 से मैं आपकी इस तरह से स्पीकिंग की प्रैक्टिस करवाऊंगी कि आप इंशाल्लाह बहुत ही फ्लुएंट हो जाएंगे इंग्लिश स्पीकिंग में। और यहाँ पर हम बिल्कुल ज़ीरो से एडवांस लेवल तक जाएंगे। अगर किसी को बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती, इस अगर कोर्स को उसने फॉलो कर लिया तो इंग्लिश उसके बाएं हाथ का खेल होगा। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश की इम्पोर्टेंस का पता हो तो क्या है कि इंटरनेशनल एक ज़बान है, यानी कि हर मुल्क में, अब दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं, किसी भी कोने में चले जाएं, वहाँ पर इंग्लिश बोली और समझी जाती है। ठीक, अगर आपको अच्छी जॉब्स चाहिए तो आपको इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए। कंपनीज जो है प्रेफर करती हैं इंग्लिश स्पीकिंग लोगों को। ठीक है, इसी तरह से करियर ग्रोथ में भी ये काम करती है, यानी ये जॉब तो मिल गई लेकिन प्रमोशन भी उसकी होगी कि जिनको अच्छे से अच्छी इंग्लिश आती है, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं। दूसरा, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो एजुकेशन का ज़्यादातर मवाद, ज़्यादातर मटेरियल इंग्लिश में मौजूद है। तमाम ऑनलाइन कोर्सेज, रिसर्च, जितने भी गूगल में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी किस में मौजूद है? इंग्लिश में मौजूद है। फिर अगर आपको इंग्लिश आ जाए तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका एतमाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आपकी कम्युनिकेशन और पब्लिक स्पीकिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर जाती है। ठीक है, जो कि ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। फिर अगर किसी मुल्क ट्रैवल कर रहे हैं, किसी भी जगह ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप एक कॉमन इंग्लिश ज़बान को वहाँ पर बोल सकते हैं, क्योंकि हर जगह इंग्लिश बोलने वाले पाए जाते हैं। इसी तरह से अगर आप फ्रीलांस, कुल मिला के समझ लें कि इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, आपकी स्टडीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खैर, तो अब आते हैं कि इंग्लिश सही है, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये तो हमें पता भी है। अब ये बताइए कि इसको सीखना कैसे है। सबसे पहले अपने जहन में ये बात क्लियर कीजिए कि इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है कि जो 3 महीने आपने तैयारी की, उसकी ग्रामर की पढ़ा और जो है ना एग्ज़ाम दे के पास हो गए। नहीं, ये स्पीकिंग है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इसको आपने बोलना सीखना है। अगर आप बोलने पे काम नहीं करेंगे तो फिर आप इंग्लिश कभी भी नहीं सीख सकते। तो सिर्फ बोलने पे ही नहीं बल्कि इन 4 पैरामीटर्स पे काम करना होगा। अच्छा, सिर्फ यही ज़बान नहीं बल्कि जितनी भी दुनिया में मौजूद ज़बानें हैं, अगर आप एक सेकंड लैंग्वेज सीख रहे हैं उसे, तो इसके ये 4 चीज़ें करना उसके लिए ज़रूरी हैं। तो खैर, अभी हम यहाँ पर इंग्लिश की बात कर रहे हैं। तो इंग्लिश सीखने के लिए लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग पे आपने बहुत ज़ोर देना है। तो अगर हम ये देखें ये चारों काम, यानी अगर स्किल्स हैं, तो इसमें लैंग्वेज का क्या किरदार है? बेसिकली कोई भी लैंग्वेज अगर आप देखें, कोई बच्चा होता है, अगर वो उर्दू स्पीकिंग घराने में पैदा हो तो उसको उर्दू बोलना आती है। अगर वो इंग्लिश घराने में पैदा हो, यानी अंग्रेज़ों के यहाँ, तो उसको अंग्रेज़ी बोलना आती है। क्या उसने सीखी किसी से? नहीं। किस तरह से? सुन सुनकर। सही है, तो सुन सुनकर हमने वो सीखी। तो ये जो लिसनिंग पावर है, ये जो लिसनिंग स्किल है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम जो है उस ज़बान से फेमिलियर हो जाते हैं और वो हमारी ज़बान पे ऑटोमेटिक आने लगती है। इसी तरह से रीडिंग से क्या होता है कि हमें कॉन्सेप्ट वाइज चीज़ पता चलती है, स्ट्रक्चर पता चलते हैं, हमें वेल डिफाइंड उसमें रीडिंग में स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो हमें पता चलता है कि कौन सा वर्ड कहाँ पर लगा हुआ है। और फिर हम जब ग्रामर पढ़ रहे होंगे तो जब रीडिंग आप साथ साथ करेंगे तो आपको वहाँ पे अंदाज़ा होगा कि कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ लगा है और क्या बात हो रही है, आप क्या मतलब उस वहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। इसी तरह से राइटिंग भी करना ज़रूरी है, जिससे आपकी स्पेलिंग करेक्ट होगी, आपके स्ट्रक्चर करेक्ट होंगे और बिल्कुल ये जो है एकदम दिमाग में बैठ जाएगी चीज़। ठीक है, और ये स्पीकिंग को बहुत ज़्यादा लोग जो है निगलेक्ट कर जाते हैं, कि जबकि सबसे ज़्यादा लैंग्वेज में ज़रूरी है स्पीकिंग प्रैक्टिस अगर नहीं होगी तो भाई बोलने से ही बोलना आएगा ना। तो कैसे बोलना है, क्या बोलना है, मतलब कैसे आपने प्रैक्टिस करनी है, यहाँ पे अब मैं बताने जा रही हूँ वो एक तरीका, वो एक एक्टिविटी कि जिससे आप ये सारे ही, यानी कि स्किल पर वो एक एक्टिविटी कर रहे होंगे लेकिन बैक हैंड पे वो सारी की प्रैक्टिस आप कर रहे होंगे, यानी कि सारों पे उस पर इम्पेक्ट पड़ रहा होगा। किस तरह? आपने क्या करना है कि ये देखें, ये 3 चैनल्स हैं। सही है, आपने क्या करना है, इसके अंदर इन चैनल्स पे क्या मौजूद है? इन चैनल्स पे मौजूद है रीडिंग की वीडियोस, यानी कि उसके ऊपर एक जैसे पैराग्राफ लिखा हुआ है और सामने से जो रीडर है
उसको पढ़ रहा है, ठीक है। और वो क्या है, वो नेटिव स्पीकर्स हैं, ठीक है, ठीक है। तो क्या करना है, आपने उन वीडियोस को चलाना है, तकरीबन 15 to 20 मिनट्स आपने रोज़ाना देने हैं इस एक्टिविटी को, रोज़ाना डे 1 से। आज अभी आप वीडियो देख रहे हैं ना, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपने वो एक्टिविटी लाजमी करना है, सही है, लाजमी। क्योंकि स्पीकिंग की प्रैक्टिस अगर आप नहीं करेंगे, खैर मैं आपको बताती हूँ किस तरह करना है। तो आपने क्या करना है कि वहाँ पे जो रीडर पढ़ रहा है, आपने एक दफ़ा सुनना है, फिर उसको दोबारा से रिवाइंड करके सुनना है और फिर रिपीट करना है। अगर आप रिवाइंड भी नहीं कर रहे, एक ही दफ़ा में सुन के उसको रिपीट करें एज इट इज़ उसी तरह से, या रिवाइंड करके देखें कि आपने सही रिपीट किया कि नहीं। तो आपकी एक तो सबसे पहले वो रीड कर रहे हैं तो आपकी लिसनिंग हो रही है, आप सुन रहे हैं जो वो बोल रहे हैं, है ना, और फिर रीडिंग जो लिखा हुआ आ रहा है आप इसको पढ़ भी रहे हैं, सही है। इसी तरह से स्पीकिंग जब आप उसको रिपीट कर रहे हैं तो आपकी स्पीकिंग भी हो रही है। और बैक हैंड पे एक और स्किल पे काम हो रहा है, क्या आपकी प्रोनाउंसिएशन भी ठीक होगी, क्योंकि जो पढ़ने वाला है वो उसकी बिल्कुल करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। तो वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन अगर ठीक हो तो उसको जो है अदा करना बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। तो देखा आपने कि इतनी सारी स्किल्स जो है, ये चारों की चारों स्किल्स आपकी एक एक्टिविटी से कंप्लीट हो जाएंगी। अच्छा, राइटिंग के लिए आपने क्या करना है, शुरुआत में बता रही हूँ कि आपने राइटिंग क्या करनी है। तो आपने क्या करना है राइटिंग के लिए, ये जो हमारी वीडियोस हैं, जो मैं आप क्लास अपलोड यहाँ पे करूँगी, जो आप देख रहे हैं, इसको आपने अपनी वर्डिंग में राइट डाउन भी करना है, ठीक है। भले से उर्दू में करें समझने वाला अंदाज, या इंग्लिश में करें। इससे क्या होगा कि आपको बार बार वीडियो नहीं देखना पड़ेगी आके। बस आप क्या करेंगे कि एक दफ़ा आपने वीडियो देख ली और जो रजिस्टर पे आपने लिखा आप उसको बस गो थ्रू कर लेंगे, ठीक है। 5 और 10 मिनट्स में आप पूरी वीडियो को एकदम से रिपीट कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो आपको वो पूरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप रजिस्टर पे से उसको रिवाइज कर लेंगे। और वीडियो के साथ साथ लिखने का आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको नोट्स की फ़िक्र नहीं होगी। और देखिए, नोट्स जो PDF नोट्स होते हैं ना, वो क्या होता है, ये हमारे फ़ोन में पड़े रह जाते हैं। लेकिन जो रजिस्टर पे लिखा हुआ है, आप अगर आप मोबाइल यूज़ भी नहीं करना चाह रहे तो बस रजिस्टर को उठाएं और उसको रिपीट कर लें। तो एक ही साथ आप इतनी सारी क्लासेस को एकदम रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। तो राइटिंग आपने ज़रूर करना। और एक और काम करना है कि वो जो एक्टिविटी है आपने 15 से 20 मिनट की जो करनी है, उसमें जो रीडिंग आ रही होगी, वहाँ से आपने रोज़ाना के 20 ऐसे वर्ड्स लेने हैं जो आपके लिए न्यू हों, ठीक है। 20 वर्ड्स लेने हैं और उसके मीनिंग निकालने हैं। आजकल ChatGPT अवेलेबल है, ChatGPT से आप बस उस वर्ड को लिखें और लिख दें कि इसके मीनिंग बता दें हमारे उर्दू में, तो वो बता देगा, ठीक है। तो बस आपने ये काम लाजमी करना है। अगर आप सिंसियर हैं तो आपने ये ज़रूर करना है। और ग्रामर को देखें तो इसकी फ़िक्र आपने बिल्कुल भी नहीं करनी, वो मैं बिल्कुल हल कर दूँगी। और आगे जाके जो डेली कॉन्वर्जेसन के टॉपिक्स होते हैं वो सब भी मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। तो ये तो था एक तरीका कि आपने ये इन स्किल्स पे ये वाली एक्टिविटी आपने लाजमी करनी है इस वीडियोस को, यानी कि इस क्लास को फॉलो करते हुए, सही है। तो ये एक स्किल है वाहिद शुरू में, फिर मैं आगे जाके बता दूंगी कि आपने आगे जाके और क्या क्या करना है, सही है। तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे, अभी फ़िलहाल आपने यही करना है। चलें आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इंग्लिश में सबसे पहले क्या आता है, लेटर्स आते हैं। यानी इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से होती है, इंग्लिश की शुरुआत लेटर्स से होती है, जो कि ABCD होते हैं, यानी A to Z जो हमारे लेटर्स होते हैं, इनसे हमारी समझ लें बुनियाद शुरू होती है इंग्लिश की। ये तो आप लोगों को आते हैं A to Z, इसको पढ़ना भी आता है, ऐसे ही। देन इसके बाद क्या आते हैं, इन लेटर्स से मिलके क्या बनता है, एक वर्ड बनता है। यानी इन लेटर्स से मिलके वर्ड, जैसे कि ये है CAT कैट। तो ये जो कैट है ये 3 लेटर्स से मिलके बना है, C से A और T, ये 3 लेटर्स मिलके क्या बन गए, ये वर्ड्स बन गए। यानी ग्रुप ऑफ लेटर्स क्या कहलाया, लेटर्स का मजमुआ, हुरूफ का मजमुआ क्या कहलाया, वर्ड कहलाया, यानी लफ्ज़ कहलाया, ठीक है। अब वर्ड्स के एक और स्टेप में, यानी एक स्टेप आगे बढ़ें तो वो क्या आता है, फ्रेज़ आता है। यानी अब वर्ड का कोई कॉम्बिनेशन हो, वर्ड का मजमुआ तो हो लेकिन उसका कंप्लीट सेंस ना दे, तो वो क्या कहलाता है, फ्रेज़ कहलाता है। जैसे कि इन द रूम, कमरे में। इन द रूम देखें, इन द और रूम ये 3 लफ्ज़ से मिलके बना है ना, 3 वर्ड्स का मजमुआ है। ये क्या है, फ्रेज़ है। क्यों, क्योंकि अभी इसका जो है मतलब पूरा डिफाइन नहीं है, सिर्फ कमरे में। अब हम पूछेंगे भाई कमरे में क्या, सही है, तो यानी कि ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा।
इसके बाद आता है सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होता है, यानी वर्ड्स का मजमुआ होता है, लेकिन ये क्या करता है? ये कंप्लीट सेंस देता है। जैसे अब मैं बोलूँ आई एम इन द रूम, तो अब देखें आई एम इन द रूम, ये पूरा का पूरा सेंस दे रहा है कि मैं कमरे में हूँ। तो ये क्या है? अब सेंटेंस है, ठीक है। सेंटेंस के बाद बेसिकली जो सेंटेंस है, इसी से पूरी की पूरी पैराग्राफ और स्पीच हमारी बनती है ना। सेंटेंस में ही बोलते हैं ना हम पूरी अपनी स्पीच, जितनी भी हमारी बातचीत है वो सेंटेंसेस में बोलते हैं। तो वन बाय वन हम इन चीज़ों को बिल्कुल देखेंगे। आपने बिल्कुल गौर से देखना है और लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज जो है हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्सोनेंट ऑन वाव वावल्स का कॉन्सेप्ट। ये होता है लेटर्स में, यानी A to Z में कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं, वाउल्स कौन से होते हैं, और ये क्यों पढ़ रहे हैं हम ये भी देखेंगे। देन उसके बाद वर्ड्स पे आ जाते हैं। वर्ड्स जो होते हैं उनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच देखें। जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं वो वर्ड्स का ही तो मजमुआ होते हैं। अभी मैंने आपको बताया वर्ड्स का मजमुआ जो कि कंप्लीट सेंस दें। तो बस उन्हीं सेंटेंस में वो जो वर्ड्स हैं वो क्या काम कर रहे हैं और वो सेंटेंस क्यों बन रहा है, आगे चल के हम सब बताऊंगी मैं कि वो कंप्लीट सेंस क्यों दे रहा है और फ्रेज कंप्लीट सेंस क्यों नहीं दे रहा, ये भी सब कुछ बताऊंगी। सही है। फिलहाल हम यहाँ पे देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के वो जो वर्ड्स है ना वो असल में कहलाते क्या हैं। सही है। देन उसके बाद सिंगुलर एंड प्लूरल को देखेंगे कि नाउन में सिंगुलर एंड प्लूरल का क्या कॉन्सेप्ट है। देन आर्टिकल ए और एन का यूज़ किस तरह होता है नाउन के साथ। देन हम कुछ प्रोनाउंस ऐसे देखेंगे कि जो हमारे सेंटेंस बनाने में काम आएंगे। सही है। तो ये हमारा आज का टॉपिक्स है। चलें आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कॉन्सोनेंट एंड वाउल्स पर, ठीक है। लेटर्स में बेसिकली ये आते हैं वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट। इनका रूल क्या है, इनका कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली, अगर आपको पता हो, बल्कि आपको पता ही है कि ये क्या होते हैं। हमारे इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। ये अल्फ़ाबेट्स कहलाती है ना पूरी की पूरी हुर्फ़ तहज्जी। बेसिकली उर्दू में हुर्फ़ तहज्जी कहते हैं और इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। और इनका ये एक एक जो लेटर है ये लेटर कहलाता है। उर्दू में हुरूफ कहलाता है और इसमें लेटर कहलाता है, ठीक है ना। तो A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z। तो ये क्या होगा, हमारे 26 लेटर्स हैं। तो 26 लेटर्स में से ही मिलकर पूरी की पूरी इंग्लिश बनी है। जितने भी लाखों करोड़ों वर्ड्स हैं इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बना है। इनके कॉम्बिनेशन से नहीं बल्कि वाउल एंड कॉन्सोनेंट के कॉम्बिनेशन से बना है। तो अब ये जो 26 लेटर्स है ना, इनमें से जो 5 है ना वो वाउल्स हैं। वो कौन से हैं वाउल्स? बेसिकली इनमें सिर्फ और सिर्फ 5 जो है वाउल्स हैं, यानी A E I O एंड U। ये क्या है, वाउल्स हैं। और वाउल्स का साउंड क्या होता है, वो होता है अलिफ और अलिफ मद्दा का, यानी आ साउंड होता है, ठीक है। इसका साउंड क्या होता है याद रखिएगा। ये कॉन्सेप्ट जो है आगे चल के बहुत आपके काम आने वाले हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज़ अननेसेसरी नहीं होगी, ये सारी चीज़ें आपके आगे काम आने वाली हैं। तो वाउल्स क्या होते हैं, बेसिकली AEIOU को कहते हैं वाउल्स, ठीक है। और एक हमारा सेमी वाउल होता है वो वाई होता है। कभी कभार ये आई का सेंस दे देता है, यानी आ का जो है इससे साउंड आ जाता है, तो इस वजह से इसको सेमी वाउल कहते हैं। सही है। अच्छा, और जो बाकी बच जाने वाले लेटर्स हैं यानी 21 लेटर्स, यानी B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Y Z, ये क्या है 21 लेटर्स हैं जो रिमेनिंग है। वो क्या कहलाते हैं, ये कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, ठीक है। तो वाउल क्या है AEIOU, ये 5, और इनका साउंड क्या होता है, ये आ का साउंड होता है, ठीक है। साउंड क्या होता है, आ का। वाउल साउंड अगर आपको आगे हम बोलें तो वाउल साउंड होता है आ का साउंड, यानी अलिफ और अलिफ मद्दा का साउंड। सही है। और कॉन्सोनेंट ये लेटर्स होते हैं। तो कॉन्सोनेंट साउंड क्या होगा, जिसमें आ का साउंड ना आए तो वो कॉन्सोनेंट है, ठीक है। सिम। तो ये वाउल और कॉन्सोनेंट हम पढ़ते क्यों हैं, क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं ना हमारे, अगर आप देखें तो ये वर्ड्स सिर्फ और सिर्फ इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है। ये वर्ड्स जो बनाए गए हैं
ये ऐसे ही नहीं बना दिए गए, बल्कि ये कॉन्सोनेंट और वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बनाए जाते हैं, यानी वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट इज इक्वल टू प्रॉपर वर्ड, यानी कि इसको मिला के, जैसे कि अगर आप देखें कैट, तो कैट में जो सी है ये कॉन्सोनेंट है, ए क्या है यहाँ पे वाउल है, और टी क्या है कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट वाउल और कॉन्सोनेंट से मिलके एक वर्ड बना कैट। अगर आप देखेंगे जितने भी वर्ड आके देख लें उसमें वाउल और कॉन्सोनेंट का जो है कॉम्बिनेशन, और अभी मैंने आपको बताया कि वाई जो है सेमी वाउल है। तो ये जो वर्ड है ना क्राई, क्राई में देखें कि CRY, तो अब यहाँ पे देखें आप बोलेंगे यहाँ पे तो वाउल नहीं है, लेकिन वाई यहाँ पे सेमी वाउल है। देखिए क्राई ए का साउंड दे रहा है वाई, तो इसी वजह से ये जो क्राई है यानी वाई है ये वाउल है। और इसने भी क्या करा, वही रूल फॉलो किया, एक प्रॉपर वर्ड 2 लेटर्स के कॉम्बिनेशन से बनता है, वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। सही, बात क्लियर हुई। तो लेटर के हमने कॉन्सेप्ट को यहाँ पर पढ़ा, वाउल एंड कॉन्सोनेंट्स को। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पर, वर्ड पर। सो वर्ड क्या है, अब यहाँ पे जितने भी हज़ारों वर्ड्स बने हैं ना, इसी हज़ारों वर्ड से तो पूरी इंग्लिश बनी है। अगर आप देखें तो मैं बोलूँ आई एम जोहा, तो ये आई एम और जोहा ये क्या है, 3 वर्ड्स हैं। मैं जोहा हूँ, ये एक सेंटेंस बना, ठीक है। अब इसमें 3 वर्ड्स हैं, आई और एम और क्या है ये जोहा, ठीक है। अब ये वर्ड्स हैं क्या, अब इन वर्ड्स को हम देखेंगे तो वर्ड्स क्या है, इन्हीं से पूरी इंग्लिश मिलकर बनी है। तो आप जितनी भी बड़ी इंग्लिश बोल दें, पूरी बुक भी अगर आप इंग्लिश की लेकर आ जाएं, तो वो किस से मिलकर बनी है, वो वर्ड से ही तो मिलकर बनी है। लेटर से मिलके वर्ड बना, वर्ड से मिलके पैराग्राफ बना। तो अभी हमने देख लिया कि वर्ड कैसे बना, कॉन्सोनेंट वाउल के कॉम्बिनेशन से। अब वर्ड पे आते हैं, तो वर्ड जो है बेसिकली कितने तरह के होते हैं, यानी हज़ारों लाखों वर्ड्स है ना, इससे मिलके सेंटेंस बनता है, इसी से मिलके फ्रेज बनता है। तो ये वर्ड्स को अगर हमने पहचान लिया, वर्ड्स को अगर हमने जान लिया कि ये कौन सा वर्ड क्या है, तो ये आप समझ लें कि 50% इंग्लिश आपकी एकदम क्लियर हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगी आपके लिए, अगर आपको पता चल गया कि ये वर्ड नाउन है, प्रोनाउन है, क्या है। तो हम यहाँ पे यही देखने वाले हैं, वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। यानी स्पीच क्या होती है, हमारी बातचीत, और उस बातचीत में सेंटेंस होते हैं, उस सेंटेंस में वर्ड्स होते हैं, उन वर्ड्स को क्या क्या कहा जाता है, वही पार्ट्स बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम पढ़ते हैं। सही, तो अब पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ते हैं। अब हम आते हैं अज्जाए कलाम यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। तो आप देख लें दुनिया में मौजूद, यानी कि इंग्लिश में मौजूद, इंग्लिश ज़बान में मौजूद जितने भी लाखों करोड़ों जितने भी वर्ड्स हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ 8 किस्म के होते हैं। सही है, अगर आपको ये अच्छी तरह से पता चल गया, ये अच्छी तरह से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, और आपको पता चल गया कि ये वर्ड्स को क्या कहा जाता है, यानी फंक्शन के हिसाब से, उनके काम के हिसाब से उनको ये नाम दिए गए हैं, तो ये पता चल गया, तो आप सेंटेंस को बनाना आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही गौर से आप इस कॉन्सेप्ट को देखिएगा, और जो सवाल मैं आपसे पूछूं उसको कमेंट बॉक्स में आपने लाजमी लिखना है। ठीक है, चलें, तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच। असल में ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं। अ पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि एक जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो क्या है, इज़ जस्ट द नेम, ये सिर्फ नाम है, गिवन दिया गया, टू अ वर्ड एक वर्ड को, बेस्ड ऑन द जॉब यानी कि उसके जॉब के बेस पर उसको ये नाम दिया गया है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, दैट इट डज इन अ सेंटेंस, जो कि वो करता है सेंटेंस में, यानी कि वो जो वर्ड है ना वो सेंटेंस में क्या रोल अदा कर रहा है, क्या काम है उसका, उसी के बिना पे ये नाम उसको दिया गया है। तो वर्ड क्या कहलाया, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक हिस्सा कहलाया है। सही है, तो जैसे कि ये एक सेंटेंस है, हमज़ा इज़ अ वेरी गुड बॉय। अगर आप देखें तो हमज़ा इज़ अ वेरी गुड बॉय, इसके अंदर क्या है, एक नहीं बल्कि ये 6 वर्ड्स हैं। हमज़ा इज़ आ, ये 3 वर्ड्स हो गए, वेरी गुड बॉय ये 3 वर्ड्स हो गए, तो 3 और 3 6, ये 6 वर्ड्स हैं हमारे। इसमें हमज़ा का क्या रोल है, यानी कि ये क्या काम अदा कर रहा है, इसका क्या काम है, आ का क्या काम है, वेरी का क्या काम है, गुड का क्या काम है, और बॉय का क्या काम है। इसी तरह से तो ये सेंटेंस बनाया है ना। अगर मैं बोल दूँ गुड बॉय इज़ हमज़ा, तो क्या वो सही सेंटेंस होगा, क्या वो करेक्ट सेंटेंस होगा? नहीं,
क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि कौन सा वर्ड कहाँ आया है, क्योंकि उसका मुझे रोल पता है। सही है। तो हम आगे अब यही देखने वाले हैं। पहले आप देखें कि ये जो टाइप्स होती हैं यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, इनकी टाइप्स कितनी हैं। ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ 8 होते हैं, यानी दुनिया में मौजूद जितने भी वर्ड्स हैं उनको सिर्फ उनके जो काम है ना एक सेंटेंस में, वो सिर्फ और सिर्फ 8 तरह के हैं। वो क्या है? सबसे पहले अजाए कलाम 8 तरह के होते हैं। एक नाउन, प्रोनाउन जिसको हम उर्दू में इसम कहते हैं, नाउन को, प्रोनाउन को इसमें ज़मीर कहते हैं, एडजेक्टिव यानी सिफ्त, वर्ब यानी फ़ेल, एडवर्ब मुताल्लिक फ़ेल, प्रपोजिशन हुर्फ जार, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। इनके अगर आप देखें तो उर्दू में बड़े मुश्किल मुश्किल नाम हैं, लेकिन इंग्लिश में लेकिन फेमिलियर हैं, क्योंकि हम उसको देखते रहते हैं, समझते रहते हैं। लेकिन मैं आपको इतने इजी तरीके से इनको समझाऊंगी कि आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर हो जाते हैं ना, तो आगे की जो जर्नी है वो बहुत ही ईजी रहेगी। ठीक है, तो चलें देखते हैं सबसे पहले नाउन को। नाउन इसम जो कि ये असल में है क्या और सेंटेंस में इसका क्या काम है। नाउन बेसिकली किसी भी चीज़, इंसान या जानवर या जगह के नाम को कहते हैं, यानी दुनिया में मौजूद जो भी चीज़ है उसका एक पर्टिकुलर नाम है। भले से हम उसे देख सकते हों या ना देख सकते हों, या महसूस कर सकते हों या ना महसूस कर सकते हों, उसका हमने एक पर्टिकुलर नाम रखा हुआ है, वही क्या है, नाउन कहलाता है। ठीक है, जो हमारे आसपास है हर चीज़ का एक नाम है कोई ना कोई, तो वही क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। जैसे हीरा, कंप्यूटर, कराची, ऑनेस्टी, हैप्पीनेस, चाइल्डहुड, ये क्या है, सारे के सारे नाउन हैं। जैसे कि अगर हम देखें इंसान में, जैसे टीचर, भाई, हमजा, लड़का, माँ बाप, ये क्या है, इंसानों के रिश्तों के हमने नाम रखे हुए हैं, ये क्या है, नाउन है। इसी तरह से जानवर और परिंदे के भी नाम है, गाय, तोता, बंदर, मगरमच्छ, कबूतर। जगह का नाम है बाग, कमरा, गली, नदी का किनारा, कराची, पाकिस्तान, ये सारे क्या है, नाम है एक जगह के। सही। इसी तरह से चीज़ें हैं, अलमारी, चम्मच, कुर्सी, पेन, मोबाइल, गाड़ी, ये सारे के सारे क्या हैं, हर चीज़ का एक पर्टिकुलर नाम है जिसको हम छू, देख और महसूस कर सकते हैं। उनके सब के कोई ना कोई एक नाम है, वही बेसिकली नाउन कहलाता है। बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, नाउन हो गया। अब देखते हैं प्रोनाउन को। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन, अगर आपको नाउन समझ में आ गया तो प्रोनाउन को समझना बहुत ही ईजी है। क्या? प्रोनाउन बेसिकली होता है, आ प्रोनाउन, एक प्रोनाउन इज़ अ वर्ड, एक वर्ड होता है विच, जो के, इज़ यूज्ड, किया जाता है इस्तेमाल, इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन की जगह, इन प्लेस ऑफ मतलब की जगह, नाउन की जगह जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है ना, बस समझ लें वो प्रोनाउन कहलाता है। यानी किसी भी नाम की जगह आप एक वर्ड लगा देते हैं तो वो क्या कहलाएगा, वो प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि ही, शी, आई, यू, दे, वी, मी, ये क्या है, ये प्रोनाउंस हैं। जैसे एक सेंटेंस है, हमजा इज़ अ गुड बॉय, तो यहाँ पे आप देखें हमजा क्या है, ये एक नाम है, लेकिन मैं अगर बदल के ये कर दूँ ही इज़ अ गुड बॉय, तो मतलब मैंने हमजा की जगह, नाम की जगह एक वर्ड ही का इस्तेमाल कर लिया। ये ही क्या है, ये अब प्रोनाउन है कि वो एक अच्छा लड़का है। सही है, प्रोनाउन। अच्छा, प्रोनाउन की टाइप्स भी होती हैं, लेकिन अभी हम इसकी टाइप्स में नहीं जाते, लेकिन इसी क्लास के आखिर में मैं आपको प्रोनाउन की कुछ किस्में जो कि आने वाली क्लासों के लिए ज़रूरी हैं वो बताऊंगी। कुछ किस्में मैं बीच क्लासेस में बताती रहूँगी, लेकिन प्रोनाउन को आप, इसकी जॉब आप देख लें प्रोनाउन की एक सेंटेंस में क्या है कि ये एक नाम की जगह इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। जैसे कि और प्रोनाउन देख लेते हैं। जैसे उर्दू में मैं, तुम, वो, हम, उसे, उसका, तुम्हारा, हमारा, इनका, उन्हें, हमें, मुझे, ये क्या है, हमने किसी नाम की जगह इस्तेमाल किया है। जैसे कि आई, यू, ही, वी, हिम, हर, योर, अर, देयर, देम, अस, मी। सही है, तो ये क्या कुछ अलग भी दिख रहे हैं। अभी फ़िलहाल जो है इसका समझना है, इसकी जॉब समझ रहे थे हम कि क्या है सेंटेंस में कि ये नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो 1 बाय 1 में क्लासेस में इसको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप इसकी जितनी टाइप जहाँ पर पढ़नी होंगी मैं वहाँ पर इसको पढ़ाऊँगी। सही है, तो आपने कोई भी क्लास मिस नहीं करनी है और एंड तक हर क्लास को आपने देखना है। हर कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलें अब हम नेक्स्ट हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है पार्ट्स ऑफ
स्पीच है, ठीक है। ये पार्ट ऑफ स्पीच बहुत ही ज़्यादा स्पोकन इंग्लिश में यूज़ होता है और इसकी आप जॉब देख लीजिए कि ये क्या है, यानी इसका फंक्शन क्या है एक सेंटेंस में, इसका किरदार क्या है। वो है ये बेसिकली इसम और ज़मीर यानी जो नाउन और प्रोनाउन है, अभी हम पीछे पढ़ के आए, नाउन और प्रोनाउन यानी किसी का नाम और नाम की जगह होने वाले जो अल्फाज हैं उनकी ये खासियत बताता है, ठीक है। खासियत मतलब खासियत कुछ भी हो सकती है कि कोई जो चीज़ है किसी इंसान को किसी चीज़ से ख़ास बनाती है, भले से वो अच्छाई हो बुराई हो ये जो भी चीज़ हो, ठीक है। तो वो हम एडजेक्टिव जैसे बैड, हॉट, ब्यूटीफुल, रेड, टॉल, सम, होल, ये क्या है, यानी बुरा होना, गर्म होना किसी चीज़ का, खूबसूरत होना, रेड यानी कि लाल होना, टॉल मतलब लंबा होना, सम यानी कुछ, हॉल मतलब पूरा। तो ये क्या है, एक चीज़ के बारे में बताएगा कि कोई चीज़ किसी तरह की है, वो अच्छी है, बुरी है, खूबसूरत है, वो लाल है या वो बड़ी है, जो भी है, ठीक है। तो एडजेक्टिव बेसिकली क्या बताएगा, किसी इसम और ज़मीर यानी नाउन और प्रोनाउन, इसको याद रखिएगा, नाउन और प्रोनाउन की खासियत को बताता है। जैसे ये एक सेंटेंस है, बिस्मा इज़ इंटेलिजेंट, तो इसने क्या बताया है, बिस्मा के बारे में बताया है इंटेलिजेंट ने कि इंटेलिजेंट है बिस्मा, तो ये नाउन के बारे में इसने बता दिया। इसी तरह से प्रोनाउन देखें तो दिस पेन इज़ रेड, तो इसने क्या बताया, ये पेन जो है ना ये लाल है, इसको क्या बना रहा है, ये एक यूनिक यानी कि और कलरों से और पेनों से और कलमों से इसको ये यूनिक बना रहा है, यानी ब्लैक भी तो पेन हो सकता है, ब्लू भी तो पेन हो सकता है, और भी कलर के पेन हो सकते हैं, लेकिन मैंने इसके बारे में बताया कि ये रेड पेन है। तो इसने क्या बता दिया, इसकी खासियत बता दी कि ये ख़ास चीज़ इसके अंदर है, सही है। तो एडजेक्टिव बेसिकली क्या बताता है, इसम और ज़मीर यानी नाउन और प्रोनाउन की खासियत को बताता है। नेक्स्ट पे पढ़ते हैं, नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब क्या होता है, वर्ब बेसिकली ये एक ऐसा वर्ड होता है, यानी वर्ड के बारे में पढ़ लेना हम इस पार्ट्स ऑफ स्पीच को। अ वर्ब, एक वर्ब इज़ अ वर्ड, ए वर्ड होता है विच शोज, जो कि शो करता है, जाहिर करता है, एन एक्शन, एक एक्शन को, स्टेट यानी कि ज़ाहिरी हालत को, रिलेशन यानी ताल्लुक़ को, एंड पोजीशन और मिल्कियत को जाहिर करता है। तो वर्ब बेसिकली क्या जाहिर करता है, किसी एक्शन को यानी काम को जाहिर करेगा, या तो स्टेट यानी कि हमारी हालत को बयान करेगा, या तो रिलेशन यानी कि हम किसी का ताल्लुक़ किसी से बयान कर रहे होंगे वो बयान करेगा, या तो पोजीशन यानी किसी चीज़ की मलकियत को ये दिखाएगा वर्ब, ठीक है। और वर्ब अगर आप देखें जैसे इज़ है, एम है, आर, वॉज, वर, हैव, हैज़, राइट इन प्ले। अब इसमें देखें ये जो ब्लैक वाले हैं ना ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स हैं, और ये क्या है, एक्शन वर्ब्स हैं, राइट एंड प्ले। इसी तरह से स्टेट वर्ब भी होते हैं जो कि हमारी स्टेट को दिखा रहे होते हैं। तो जब हम वर्ब को तफसील से पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि किस तरह के, यानी वर्ब की भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, लेकिन आप अभी फंक्शन को इसको याद रखें कि ये बेसिकली क्या जाहिर करता है, किसी भी एक्शन को, स्टेट को या रिलेशन जाहिर करता है, या पोजीशन यानी मिल्कियत को बताता है। जैसे कि चाइल्ड इज़ प्लेइंग, बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो खेल रहा है, चाइल्ड इज़ प्लेइंग। तो प्ले ने क्या बता दिया कि वो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, जबकि इज़ यहाँ पे क्या बता रहा है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये वर्ब तो है लेकिन हेल्पिंग वर्ब है जो कि मदद कर रहा है इस टेंस को बताने में कि ये कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है। आई हैव अ कार, यहाँ पे देखिए हैव जो है ये पोजीशन को बता रहा है कि कोई चीज़ मेरे पास है, तो ये भी क्या है, हैव वर्ब है, सही है ना। तो वर्ब अगर आप देखें तो ये दो तरह के होते हैं। अच्छा, इसकी वर्ब की हम वो वाली टाइप में तो नहीं जा रहे जो हम इसकी पूरी, यानी कि वर्ब पे एक पूरी मुकम्मल वीडियो बनेगी इंशाल्लाह, पूरी क्लास होगी, लेकिन यहाँ पे हमें ये दो चीज़ें समझना ज़रूरी है कि एक तो मेन वर्ब होता है और एक हेल्पिंग वर्ब होता है। अच्छा, मेन वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब बेसिकली वो एक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है, यानी एक्शन बता रहा होता है कि कोई इंसान खेल रहा है, जिससे प्ले है, रन यानी भाग रहा है, जंप यानी कूद रहा है, या कट कोई चीज़ काट रहा है, पुट यानी कोई चीज़ रख रहा है, राइट लिख रहा है, या रीड पढ़ रहा है, डांस यानी डांस कर रहा है। तो ये क्या है, किसी के एक्शन को मेन वर्ब बेसिकली बताता है। जबकि हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, एम, आर है, वॉज, वर, विल, हैव, हैज़, हैड, ये क्या बताते हैं कि कोई एक्शन कब हुआ, बेसिकली प्रेजेंट में हुआ, या जारी है कोई काम, या कोई काम हो चुका है, या हो चुका था, या हो रहा था पास्ट में, या होगा, या हो चुका है। ये सारी चीज़ें हेल्पिंग वर्ब बताते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब मदद करता है टेंस के टाइम को पहचानने में।
जबकि मेन वर्ब मदद करता है किसी की एक्शन यानी काम को दिखाने में। सही है, तो मेन वर्ब में सिर्फ वर्ब में भी ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ एडवर्ब यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। वो क्या है? एडवर्ब। ठीक है, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया। अब आते हैं एडवर्ब पर। एडवर्ब बेसिकली कौन सा वर्ड होता है? बेसिकली ये क्या करता है, जो किसी वर्ब और एडजेक्टिव के बारे में बताए। अब ये ना नाउन के बारे में बताएगा ना प्रोनाउन के। नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो चीज़ बताएगी वो एडजेक्टिव होगा, है ना। लेकिन एडवर्ब क्या बताता है? ये किसी वर्ब के बारे में या एडजेक्टिव के बारे में बताता है। जैसे कि वेरी, सैडली, लाउडली, स्लोली, वंस, ट्वाइस, ये क्या है? हमारे एडजेक्टिव्स हैं जो कि बताते हैं कि कोई काम कितना हुआ, किस मिकदार में हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ। ठीक है, तो ये हमारा एडवर्ब बताता है। जैसे कि यहाँ पे मैं बोलूँ माज इज़ काइंड, अगर मैं यहाँ पे वेरी ना लगाऊँ अभी, तो माज इज़ काइंड मतलब माज मेहरबान है। तो ये जो काइंड है इसने क्या बताया? माज के बारे में बताया, नाउन के बारे में बताया। तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। लेकिन यहाँ पे मैंने वेरी लगा दिया, माज इज़ वेरी काइंड, तो ये इसने क्या बताया? इस काइंड के बारे में कि भाई वो कितना मेहरबान है, वो बहुत मेहरबान है। तो वेरी ने काइंड को और डिफाइन कर दिया और उसके बारे में बता दिया। तो एडजेक्टिव के बारे में बताया यहाँ पे वेरी ने। तो ये क्या है? अब वेरी एडवर्ब है। इसी तरह से एक सेंटेंस अगर हम देखें, वो आहिस्ता आहिस्ता चलता है। ही वॉक्स, वो चलता है कैसे, किस तरह से चलता है, यानी ये वर्ब को बयान कर रहा है। ये काम किस तरह से होता है? स्लोली होता है, यानी आहिस्ता आहिस्ता। तो ये क्या है? एक एडवर्ब है। एडवर्ब किसके बारे में बताता है? वर्ब और एडजेक्टिव के बारे में बताता है। सही है। नेक्स्ट है हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन बेसिकली ये क्या बताता है? ये वर्ड ऐसा वर्ड होता है जो कि इस्म और ज़मीर के दरमियान किसी भी जगह, मकाम या वक्त को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, यानी कि ये डायरेक्शन बताएगा या तो रिलेशन बताएगा किसी दो नाउन या प्रोनाउन के दरमियान। जैसे कि ये होते हैं इन, फॉर, सिंस, इनटू, विद, अपॉन, एट, ये क्या है? हमारे प्रपोजिशंस हैं। जैसे यहाँ पे सेंटेंस अगर हम देखें, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए गो के बाद हमने क्या लगाया? टू लगाया है, एक जगह से पहले, स्कूल से पहले। तो अब इसने क्या किया कि ये बता दिया, डायरेक्शन को बता दिया कि कोई इंसान किस तरफ जा रहा है, स्कूल की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो टू बेसिकली क्या बता रहा है? डायरेक्शन को बता रहा है, जगह को बता रहा है, मकाम को बता रहा है। सही है, इस तरफ जाया जा रहा है। सही है। इसी तरह से दिस इज़ फ्रॉम अलीना, ये अलीना की तरफ से है, तो यानी किसी की तरफ से है, तो क्या हमने डायरेक्शन बताई कि उसकी तरफ से। सही, तो ये प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन बेसिकली किसी दो चीज़ों के दरमियान का ताल्लुक बताएगा, या तो जगह या मकाम को जोड़ने के लिए, यानी कि जगह को बताएगा कोई चीज़ किस तरफ से है, कहाँ से है, ये डायरेक्शन को बताएगा। सही है। अच्छा, सेवन्थ पे आते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन बेसिकली ऐसा वर्ड होता है जो कि फ्रेज, क्लोजेस या वर्ड्स को जोड़ने का काम करता है। कंजंक्शन। सही है। कंजंक्शन एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो कि दो वर्ड्स को, दो क्लोजेस को या दो फ्रेजेस को जोड़ता है। जैसे कि ये है एंड, बट, ऑल्सो, सो, अंटिल, स्टिल, ये क्या है? हमारे कंजंक्शंस हैं। जैसे हमजा इज़ क्लेवर, हमजा चालाक है, एंड माज इज़ वाइज, तो ये क्या है? दो क्लोजेज हैं, इन दोनों को इसने बट ने जोड़ दिया। तो ये बट क्या है? कंजंक्शन है। हमजा इज़ क्लेवर बट माज इज़ वाइज, यानी कि हमजा चालाक है लेकिन जो माज है वो अक्लमंद है। सही है। इसी तरह से डू और डाई, यानी करो या मरो, तो यहाँ पे जो डू है और डाई है इसके दरमियान ये और जो है ना, ये दोनों को कनेक्ट कर रहा है, ये दोनों को जोड़ रहा है। तो यही क्या है? कंजंक्शन है। सही। अब आते हैं हमारे लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, वो क्या है? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन बेसिकली क्या होता है? ये ऐसा वर्ड होता है जो कि हमारी खुशी को, गम को, हैरत को या दिल का कोई भी जज्बा जो है ना, अचानक से हम किसी एक वर्ड से जाहिर करते हैं, तो वही क्या कहलाता है? इंटरजेक्शन कहलाता है। जैसे कि हम बोलते हैं अगर एक्साइटेड हो तो, या किसी चीज़ को कोई हमें अच्छी लगी तो वाओ, ये जो वाओ वर्ड है ना, ये इंटरजेक्शन कहलाता है। इसी तरह से हुर्रे, अगर हम एक्साइटेड हैं हुर्रे कहते हैं, तो ये हुर्रे क्या है? ये एक इंटरजेक्शन है। इसी तरह से ओ, ये भी एक इंटरजेक्शन है। इसी तरह से अलास, यानी कि काश को बोलते हैं, तो ये भी क्या है? ब्रावो, तो ये भी क्या है? एक इंटरजेक्शन है। यानी कि हमने किसी खुशी, गमी यानी और हैरत या कोई भी जज्बा जाहिर करने के लिए कोई वर्ड हमारे मुँह से निकला, वही इंटरजेक्शन कहलाता है। तो आई होप कि आपको ये पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करें और देखें
तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अगर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर हो जाते हैं ना, तो आगे की जो है यानी कि सेंटेंसेस बनाना आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। आप हर टाइप के सेंटेंसेस को ईजीली बना पाएंगे, जितना भी बड़ा सेंटेंस हो ईजीली बना सकते हैं, अगर आपको पता हो कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं क्या और क्या काम करते हैं। सही है, क्योंकि इसी के बेस पे तो स्ट्रक्चर्स बनेंगे ना। तो स्ट्रक्चर्स को आसानी से आप पहचान इसलिए पाएंगे क्योंकि आपकी बेसिक्स क्लियर होंगे। सही है, यहाँ पे एक सेंटेंस मैं आपको देती हूँ और आप मुझे इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइएगा। शनाख्त करें पहले इनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच और उनको ज़रूर बताइएगा। हमजा इज़ अ गुड बॉय एंड ही स्पीक्स पोलाइटली। इसमें हमजा क्या है, इज़ क्या है, आ क्या है, गुड बॉय एंड ही स्पीक्स पोलाइटली, यानी ये वर्ड्स क्या हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से, इनको ज़रूर आपने कमेंट बॉक्स में बनाकर लिखना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ेंगे, तो स्टे ट्यून्ड। ओके, और वीडियो को लास्ट तक देखना है आपने, और इसको आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं ना, नोट डाउन करना ज़रूरी है। सही है, तो नोट डाउन आप ज़रूर करें रजिस्टर पे। आपको बार बार वीडियो नहीं देखना पड़ेगी, मैं आपको दोबारा कह रही हूँ, बार बार आपको वीडियो नहीं देखना पड़ेगी अगर आप एक दफ़ा रजिस्टर पे नोट डाउन कर लेते हैं। सही है, तो अब आते हैं हम सिंगुलर एंड प्लूरल के कॉन्सेप्ट पर। अगर आप देखें तो सिंगुलर एंड प्लूरल क्या होता है, तो बेसिकली अभी हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच देखा, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में वो जो नाउन आपने देखा है ना, यानी किसी का नाम, तो कोई अगर एक है यानी कोई एक वाहिद चीज़ का नाम है तो वो क्या होगा, सिंगुलर होगा, यानी सिंगुलर हम उसे कहते हैं। सही है, वाहिद चीज़ को। और अगर उसकी हम जमा कर दें, यानी उसको हम जमा कर दें, तो वो क्या कहलाता है, एक से ज़्यादा, भले से 2 हों या 2000 हों, ठीक है, कितने भी हों, 2 से ज़्यादा हों बस, तो वो क्या कहलाएंगे, 2 और 2 से ज़्यादा प्लूरल कहलाएंगे। सही है, यानी जमा, प्लूरल। तो यहाँ पे हम देखेंगे प्लूरल बनाने का रूल, यानी सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं। सिंगुलर वर्ड्स तो हमारे मौजूद हैं, है ना, इंग्लिश में ऑलरेडी, वो उनकी तरफ से गिवन है, लेकिन प्लूरल बनाने का आपके पास रूल्स हैं। यानी अगर आप ये 4 रूल्स सीख लेते हैं बिगनर्स के लिए, ये 4 रूल्स देख लें, तो आप 80% नाउन्स के प्लूरल खुद ब खुद बना पाएंगे सिर्फ इन 4 रूल्स के मदद से। ठीक है, और आगे चल के जो सिंगुलर प्लूरल हो, आप उसको सिर्फ नाउन तक ही महदूद मत रखिएगा, ये आगे जाके आप देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हम ईएस और एस का इजाफा वर्ब में कर रहे होंगे ना, यही 4 रूल वहाँ पे भी लगेंगे। सही, तो चलें देखते हैं ये रूल्स क्या है सिंगुलर से प्लूरल बनाने का। तो पहला रूल है, बहुत ईजी है, गौर से सुनिएगा। अगर कोई वर्ड एंड होता है, यानी उसके आखिर में एस आ जाए, एस एच आ जाए, सी एच आ जाए, या एक्स आए, या जेड आए, यानी इन 5 में से कोई एक पर एंड हो वो वर्ड, तो वहाँ पे उसका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ई एस का इजाफा करते हैं। जैसे कि अगर आप देखें, जैसे बस, एक बस। सही है, अब इसका हम एक से ज़्यादा बस बनाना चाहें तो बसें, हम क्या बोलेंगे, बसेस। यहाँ पे क्योंकि एस आ रहा है लास्ट में, तो ई एस का इजाफा करेंगे, बसेस। एक बॉक्स, बॉक्स, और आखिर में एक्स आ रहा है तो ई एस का इजाफा करेंगे, बॉक्सेस, एक से ज़्यादा बॉक्सेस। ठीक है, ब्रश, एक ब्रश, ब्रशेस, एक से ज़्यादा ब्रशेस। क्लास, एस आ रहा है आखिर में, क्लासेस, एक से ज़्यादा क्लासेस। वॉच, एक वॉच, वॉचेस, एक से ज़्यादा वॉचेस, तो ई एस का इजाफा कर दिया। तो यहाँ पे आपने देखा कि सारे ही वर्ड्स एस पर, एक्स पर, एस एच, एस, सी एच, ये जेड पे ख़त्म हो रहे हैं, तो हमने ई एस का इजाफा किया। ठीक है, ये एक रूल हमारा। सेकंड रूल देखें, सेकंड रूल है, अगर कोई वर्ड ख़त्म हो वाई पर, वाई पे ख़त्म हो, और वाई से पहले जो लेटर हो ना वो कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट आपको पता है ना, ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर कॉन्सोनेंट होते हैं, तो वो सारे के सारे जो 21 लेटर्स हैं वो क्या है, कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ना, हर कॉन्सेप्ट एक दूसरे से रिलेट करेगा, चेन की तरह एक दूसरे से जुड़ते हुए आएंगे। तो देखिए, वाउल और कॉन्सोनेंट का रूल यहाँ पे आपको वो आ गया, फ़ायदा हो गया। तो यहाँ पे देखिए कॉन्सोनेंट क्या है, वो है। सही है, जिसमें आ का साउंड ना आए, और ए, ई, आई, ओ, यू यानी कि वाउल को छोड़ के कॉन्सोनेंट तो आए। तो फिर क्या करेंगे, इसका प्लूरल बनाने के लिए वाई को ख़त्म करके आई, ई, एस का इजाफा करेंगे। सही है, वाई को ख़त्म कर देंगे और आई, ई, एस का इजाफा कर देंगे। जैसे कि ये देखें, है बेबी, बेबी में आप देखें वाई पे ये ख़त्म हो रहा है, और अगर आप देखें वाई से पहले बी है, और बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, ना ये ए है, ना आई है, ना यू है, ना ई है ना, ए, ई, आई, ओ, यू, इन इसमें से तो कोई भी नहीं है ना, तो ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वाई को ख़त्म कर देंगे
और IES लगा देंगे तो ये बन जाएगा बेबीज़। लेडी, लेडी में भी देखें वाई है आखिर में, वाई, उससे पहले डी आ रहा है कॉन्सोनेंट, तो हम क्या करेंगे लेडीज़। तो यहाँ पे हमने क्या करा, वाई को ख़त्म करके IES लगा दिया। सिटी, वाई आर आखिर में और टी इससे पहले है, टी क्या है कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या करेंगे IES का इजाफा करेंगे वाई को ख़त्म करके सिटीज़। स्टोरी, वाई है आखिर में और उससे पहले आर आ रहा है, आर कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या करेंगे स्टोरीज़, वाई को ख़त्म करके IES का इजाफा कर देंगे। सही है, ठीक है, ये 2 रूल्स हो गए। इसी तरह से थर्ड रूल पे देखते हैं। अब ये जो थर्ड रूल है ना, ये सेकंड रूल का अपोजिट है। वहाँ पे कॉन्सोनेंट था, यानी वाई से पहले कॉन्सोनेंट लेटर हो तो हम क्या करेंगे वाई ख़त्म करके IES लगा देंगे। लेकिन यहाँ पे अगर वाई तो आए आखिर में, लेकिन वाई से पहले वाउल लेटर हो, यानी AEIOU इनमें से कोई एक हो, तो फिर वहाँ हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ S का इजाफा कर देंगे प्लूरल बनाने के लिए। सही है, तो वहाँ पे हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे, ना वाई को ख़त्म करेंगे, बस S लगा देंगे। जैसे बॉय, तो बॉय देखिए वाई पे ख़त्म हो रहा है और उससे पहले क्या आ रहा है, एक वाउल आ रहा है O, तो हमने क्या करा, यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं किए, सिर्फ और सिर्फ S का इजाफा कर दिया। तो हम बोलेंगे एक लड़का बॉय, एक से ज़्यादा लड़के बॉयज़, की एक चाबी और कीज़ एक से ज़्यादा चाबी, तो वहाँ यहाँ पे भी देख लें वाई से पहले E आ रहा है। इसी तरह से डे, आप देखें वाई आ रहा है लास्ट में, उससे पहले वाउल है A, हमने क्या किया, सिर्फ S का इजाफा कर दिया डेज। तो क्या हुआ यहाँ पर, ये थर्ड रूल भी बहुत इजी था। सही है ना, चलें आगे बढ़ते हैं फोर्थ रूल पे। फोर्थ रूल क्या है, और जो बाकी बच गए ना, यानी ये 3 रूल अगर किसी में नहीं हुए, यानी ये 3 चीज़ें नहीं हुई, तो बस वहाँ पे आपने बेधड़क के S लगा देना है। जैसे कि ये था पहला रूल क्या था, जिसमें S, SH, CH या X या Z हो तो वहाँ पे हम ES का इजाफा करते थे। अगर सेकंड वाला क्या था, जिसमें Y आखिर में आए लेकिन उससे पहले कॉन्सोनेंट लेटर हो, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, Y को ख़त्म करके IES लगा देंगे। और थर्ड रूल क्या था, Y तो आया आखिर में लेकिन उससे पहले वाउल आ जाए, तो हम क्या करेंगे S का इजाफा कर देंगे। तो पहला रूल तो क्या है कि S है, X है, Z है, SH और CH है, ये पहचानना आसान है। सही, इसी तरह से अगर Y हो, Y आप पहचान रहे हैं, तो Y से ये दोनों ही रूल आप हटा देंगे कि भाई Y है तो मैं समझ लें सेकंड और थर्ड रूल तो वहाँ पे नहीं है। सही है, तो वहाँ पे हमने क्या करा, S का इजाफा कर देंगे। जैसे कि बुक, बुक में अब आप देखें तो K आ रहा है लास्ट में, है ना ये फर्स्ट रूल में से है, ना सेकंड ना थर्ड, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे S का इजाफा कर देंगे बुक्स। गर्ल, यहाँ पे भी तीनों ही रूल नहीं लगते हैं, S, एक लड़की गर्ल, एक से ज़्यादा लड़कियाँ गर्ल्स। पेन, एक पेन यानी एक पेन, तो यहाँ पे पेन हो गया, और पेन्स यानी S लगा दिया तो ये बन गया पेन्स, यानी एक से ज़्यादा पेन। बैग, बैग्स। चेयर, चेयर्स। कैट, कैट्स। अगर आप सब में ही देखें तो तीनों ही रूल नहीं लग रहे। सही है, यहाँ पर जो है ना एक एक्सेप्शन, अच्छा कुछ जो है ना इरेगुलर प्लूरल्स भी होते हैं, यानी ऐसे प्लूरल्स कि जिन पर ये चारों रूल ही काम नहीं करते, उनका क्या होता है, प्लूरल बिल्कुल अलग होता है, यानी उसमें कोई ES और S का इजाफा नहीं बल्कि अलग होता है। जैसे अगर आप देखें मैन, एक आदमी MAN मैन, लेकिन इसका प्लूरल बनाते वक्त हम E लगाते हैं तो हम बोलते हैं मैन, MEN मैन, तो ये क्या होता है, एक से ज़्यादा आदमी। वुमन, तो यहाँ पे जो WOMAN होता है वुमन यानी एक औरत, और अगर हमने M के बाद E लगा दिया वुमन, विमेन, ये विमेन कहलाता है, विमेन यानी E लगा दिया तो ये क्या हो जाता है, एक से ज़्यादा औरतें। चाइल्ड, एक बच्चा। चिल्ड्रन, एक से ज़्यादा बच्चे। ठीक है, तो हम यहाँ पे चाइल्ड्स नहीं बोलेंगे, चिल्ड्रन, ये ज़्यादा बच्चों की बात हो रही है, इसलिए चिल्ड्रन का प्लूरल नहीं बनता क्योंकि चिल्ड्रन ऑलरेडी प्लूरल है, एक से ज़्यादा बच्चों की बात हो रही है। फुट, एक पाँव। फीट, एक से ज़्यादा पाँव। टूथ, एक दांत। टीथ, एक से ज़्यादा दांत। माउस, एक चूहा। माइस, एक से ज़्यादा चूहे। तो यहाँ पर ये कुछ वो हैं, तो इनको याद करना पड़ेगा। तो अब हम एक और स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, वो क्या है, A और N का यूज़। हम A और N का यूज़ जो आर्टिकल के बेसिकली कहलाता है, ये आर्टिकल होता है ना A और N, इसका हम यूज़ किसी वर्ड से पहले क्यों करेंगे और कब करेंगे। तो आप सबसे पहले बात याद रखिएगा कि जो A और N है ना, ये सिर्फ और सिर्फ किसके पहले आएगा, किसी नाउन से पहले आएगा और किसी चीज़ से पहले नहीं आएगा। ठीक है, ना ही वर्ब से पहले, ना ही एडजेक्टिव से पहले, सिर्फ और सिर्फ किससे पहले, एक नाउन से पहले। सही है, और अगर किसी एडजेक्टिव से पहले वो आ भी रहा होगा ना, तो वो एज नाउन के लिए आ रहा होगा, यानी आगे वाले नाउन के लिए, वो उस एडजेक्टिव के लिए नहीं आ रहा होगा। खैर ये बात मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी हम देखते हैं कि A और N का यूज़
हम जब नाउन के साथ करेंगे और नाउन का सिंगुलर होना भी शर्त है, यानी वो सिंगुलर भी हो और काउंटेबल यानी जिसको गिना जा सके वो भी हो। तो सिंगुलर आपको पता है ना, कोई एक वाहिद नाम, ठीक है, यानी एक वाहिद चीज़ का नाम, उसके लिए हम उससे पहले ए और एन का इजाफा करेंगे। तो ए और एन में से ए कब लगाएं किसके साथ और एन कब लगाएं, तो ये अब देख लेते हैं, ठीक है। तो चलें, सबसे पहला जो यानी कि एन कब लगाएंगे, वो लगाएंगे जब वर्ड के शुरू पर, यानी वर्ड के शुरू में ही लगता है ना ए और एन, तो फिर वर्ड जो लेटर है वो भी शुरू का ही देखा जाएगा, ठीक है। अगर आप देखें प्लूरल बनाने में जो चेंजेस है, यानी एस और एस का इजाफा लास्ट में कर रहे थे, तो हम लास्ट में देख रहे थे कि वाउल है या कॉन्सोनेंट है। तो अब यहाँ पे हम वर्ड के शुरू में देखेंगे वाउल है या कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो देखें वाउल और कॉन्सोनेंट कितने काम आ रहे हैं, हर जगह काम आएंगे आपके, सही है। तो अगर वर्ड के शुरू पर कोई वाउल लेटर यानी ए, ई, आई, ओ, यू में से कोई एक आ जाए तो फिर वहाँ पर हम एन लगाते हैं, ए और एन, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे मैं बोलती हूँ जैसे एप्पल, अगर आप एप्पल को देखें तो इसके शुरू में क्या आ रहा है, ए आ रहा है। ए क्या है, वाउल है, तो इससे पहले हम एन लगाएंगे, यानी एन एप्पल, एक एप्पल, ठीक है। तो एन एप्पल एक ही के साथ लगेगा। अगर एप्पल्स आ जाता तो वहाँ पे हम एन नहीं लगाते, क्यों, क्योंकि वो प्लूरल होगा, जबकि हमने तो ए और एन का इजाफा सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर के साथ करना है, यानी वाहिद चीज़ के साथ, और जो कि गिनी जा सके। एप्पल को गिना जा सकता है, 1 2 3 के करके हम एप्पल गिन सकते हैं, 1 एप्पल, 2 एप्पल, 3 एप्पल्स, तो हम उसको गिन सकते हैं, तो एन लगाएंगे। सही इसी तरह से एग, एग में आप देखें ई आ रहा है, वो वाउल है, तो इससे पहले हम एन लगाएंगे। ओल्ड मैन, अब ये जो ओल्ड मैन है ये तो शुरू एडजेक्टिव से हो रहा है, तो आप तो बोल रही थी, सो आप अब यहाँ पे सवाल उठाएंगे कि आप तो बोल रही थी कि भाई नाउन से पहले एन और ए आता है। तो जी बिल्कुल, ये जो ए और एन यानी एन में एन जो आएगा ना वो सिर्फ और सिर्फ इस मैन के लिए आएगा, लेकिन स्टार्टिंग लेटर हम इस एडजेक्टिव का देखेंगे, वो हमारा क्या है, ये एक वाउल है, तो इससे पहले हमने एन लगाया। इसी तरह से एन ऑनेस्ट पर्सन, अब यहाँ पे देखें ये ऑनेस्ट जो है एच से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि कॉन्सोनेंट है, ये तो ए भी नहीं है, आई भी नहीं है, ओ भी नहीं है, यू भी नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो इसको प्रोनाउंस करते वक्त हम ऑनेस्ट पढ़ रहे हैं, यानी एच यहाँ पर साइलेंट है। तो मैंने अभी आपको बताया कि वाउल, ये वाउल के साउंड को हम देखेंगे। वाउल का साउंड क्या है, आ का, ओ देखें ऑनेस्ट, तो अलिफ का साउंड दे रहा है ऑनेस्ट, तो एन ऑनेस्ट पर्सन, से सिंपल। अब ए को देखते हैं, ए रूल जब, यानी कि ए जब लगेगा जब वर्ड शुरू हो किससे, कॉन्सोनेंट लेटर से, यानी जिसमें वाउल लेटर ना हो तो वो कॉन्सोनेंट होंगे, तो उससे पहले हमने ए लगाना है। जैसे बुक, बुक में देखिए बी आ रहा है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है, कोई भी वाउल नहीं है ना, तो यहाँ पे हम आ लगाएंगे, यानी अ बुक। पेन, पेन में देखें पी आ रहा है, कॉन्सोनेंट है, अ पेन। कार, सी है आखिर में, ठीक है, तो ये क्या है, शुरू में सी है, सी क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर है, आ कैट, तो आ लगेगा, आ कैट, ठीक है। यूनिवर्सिटी, अब बताइए यूनिवर्सिटी से पहले क्या लगेगा, यूनिवर्सिटी में आप बोलेंगे भाई देखें ये तो यू है, यानी वाउल है, तो यहाँ पे तो हम एन लगाएंगे नहीं, क्यों, क्योंकि यूनिवर्सिटी को अगर आप पढ़ने का देखें तो वो यू नहीं पढ़ा जा रहा है, यानी कि यू का साउंड अब यू से ही, यानी कि ये से निकल रहा है, आ से नहीं निकल रहा है, यानी अलिफ से नहीं आ रहा, बल्कि ये से आ रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, ए लगाना है, आ यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे हमने वाउल लेटर और वाउल के साउंड को ज़्यादा गौर करना है। वाउल का साउंड क्या है, अलिफ और अली मद्दा का साउंड वाउल साउंड कहलाता है। तो सिंपल सा ये था ए और एन का रूल। अब नेक्स्ट है हमारा कुछ प्रोनाउंस, जो कि आज इस वीडियो में देखना लाजमी है, क्योंकि आगे जाके जब हम कुछ चीज़ देखेंगे यानी सेंटेंसेस वगैरह बनाएंगे तो फिर हमें प्रोनाउंस की ज़रूरत होगी। तो अभी से आपको पता हो तो फिर सेकंड क्लास में, खैर अभी सेकंड और थर्ड क्लास में हम कुछ और कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे, फिर उसके बाद सेंटेंस फॉर्मेशन वगैरह देखेंगे, लेकिन जो बेसिक क्लियर करना ज़रूरी है वो मैं इस वीडियो में करती जाऊंगी। और आप देख रहे हैं कि एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से कितना कनेक्ट कर रहा है ना, तो आपने कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी अगर आपने इंग्लिश सीखनी है। सही, चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोनाउंस, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखने पर आए कि प्रोनाउंस है क्या, व्हाट आर दीज वर्ड्स, ये वर्ड्स हैं क्या, तो ये बेसिकली क्या हैं, ये प्रोनाउंस हैं, ठीक है। और प्रोनाउन का क्या रोल है अभी हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखा। चले मैं आपको यहाँ पे दोबारा रिपीट कर देती हूँ। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड, प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है
विच जो कि इज़ यूज्ड यानी कि जो कि इस्तेमाल किया जाता है इन प्लेस ऑफ नाउन नाउन की जगह, यानी कि किसी नाम की जगह जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं वही प्रोनाउन कहलाते हैं। सही है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये है एक सेंटेंस, हमज़ा प्लेस क्रिकेट विद अली, यानी हमज़ा अली के साथ क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, दो नाम हमज़ा और अली। लेकिन अब ये सेंटेंस आप देखिए, ही प्लेस क्रिकेट विद हिम। तो अब यहाँ पे देखिए हमज़ा की जगह हमने ही लगाया और अली की जगह हमने हिम लगाया। तो अब ये क्यों, दोनों ही लड़के हैं, अली भी और हमज़ा भी, तो हमने एक के लिए ही लगाया एक के लिए हिम लगाया। क्यों, क्योंकि ये नौइयत बदल गई। अगर सब्जेक्ट की जगह कोई नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा, तो वो सब्जेक्ट प्रोनाउन लगेगा, और कोई ऑब्जेक्ट की जगह प्रोनाउन आएगा तो वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन लगेगा। ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, अभी आपको इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप सिर्फ ये याद कर लें कि सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की जो लिस्ट मैं आपको दे रही हूँ। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले सिर्फ 4 टाइप्स देखने वाले हैं। एक है सब्जेक्ट प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट में आते हैं, तो वो अलग होते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। अगर मैं सिंपल सा बताऊँ, सब्जेक्ट बेसिकली काम करने वाला, यानी सेंटेंस में काम करने वाले को कहते हैं। ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जा रहा होता है, तो मी, अस, यू, देम और हिज, हर, ये जो है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। सही है। इसी तरह से पजेसिव प्रोनाउन, ये बेसिकली निकला है पोजीशन से। पोजीशन मतलब मिल्कियत, ये मिल्कियत को दिखाने के लिए बेसिकली प्रोनाउन यूज़ हो रहे होते हैं। सही है। दोबारा से बता रही हूँ कि आपने जो है अभी इसकी टेक्निकलिटी में पढ़ना नहीं है, सिर्फ इसको जो स्टेप वाइज इसको लिख लेना है मीनिंग के साथ। ठीक है। और फोर्थ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये ऐसे प्रोनाउंस होते हैं कि जो कि रिफ्लेक्स करते हैं सब्जेक्ट को। सही है। चलें वन बाय वन पहले इसको देखते हैं और एक एक सेंटेंस भी देख लेते हैं इसके साथ। जैसे सब्जेक्ट प्रोनाउन में, अगर हम सब्जेक्ट प्रोनाउन को देखें, सब्जेक्ट प्रोनाउन बेसिकली ये फाइल ज़मीर होते हैं जो जुमले में काम करने वाले की जगह आते हैं, यानी जो काम कर रहा हो उसकी जगह ये यूज़ हो रहे होते हैं, उसकी जगह ये यूज़ हो रहे होते हैं। जैसे कि आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, ये क्या है, हमारे सब्जेक्ट प्रोनाउन। जैसे मैं, तुम, वो, हम, वो। ठीक है। ये क्या है, सब्जेक्ट प्रोनाउन। जैसे आई जो है यूज़ होता है मेरे, अपने लिए। ठीक है। एक इंसान जो कि बात कर रहा है, यानी मैं खुद, मेरे लिए जो यूज़ होगा वर्ड, वो आई इस्तेमाल होगा, यानी आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। ठीक है। वी जो होगा इस्तेमाल, वो दो यानी कि एक से ज़्यादा लोगों के लिए। अगर मेरे साथ कोई और होता तो फिर हम बोलते हैं हम, तो हम हो जाते हैं, यानी वी हो जाते हैं। ठीक है। जैसे कि वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं। एक और है यू मतलब आप सामने वाले के लिए। एक हो गया मैं, अगर हम एक से ज़्यादा हैं तो हम वी, और सामने वाला हो, यानी एक बंदा हो गया बात करने वाला, और सेकंड पर्सन जो होगा यानी जिससे हम बात कर रहे हैं वो यू होगा ना। अब पहले से वो एक है, ये एक से ज़्यादा है, हम उसके लिए यू ही इस्तेमाल करते हैं। सही है। तुम या आप। सही है। जैसे यू स्पीक द ट्रूथ, तुम सच बोलते हो या आप सच बोलते हो। दे, वो। लेकिन जिसके बारे में अगर हम, यानी कि मैं और यू, यानी आई और यू मिलके बात करते हैं किसी थर्ड पर्सन की, और वो थर्ड पर्सन एक से ज़्यादा हों, भले से वो 2 लड़के हों, 2 लड़कियां हों, 2000 लड़कियां हों या 2000 लड़के हों, या 2000 और 4000 लड़के लड़कियां हों। ठीक है। वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, वो दे कहलाएंगे, यानी एक से ज़्यादा लोगों के लिए हम दे का इस्तेमाल करते हैं जिसके बारे में बात की जाए। जैसे दे लिव इन लाहौर, यानी वो लाहौर में रहते हैं, एक से ज़्यादा लोग। सही है। इसी तरह से ही इस्तेमाल होता है, हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो एक लड़का हो, यानी मैं और तुम, हम दोनों मिलके किसी की बात करते हो और वो एक लड़का हो, तो उसके लिए हम बोलेंगे ही। वो काम करता है, वो जाता है, तो एक लड़के के लिए हम बोलेंगे ही प्लेस क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। तो लड़का है तो ही, और अगर लड़की है तो शी, यानी शी बोलेंगे, वो लड़की। जैसे शी इज़ अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। ठीक है, लड़की के लिए। अब हम आते हैं इट पर। इट बेसिकली वो के लिए ही इस्तेमाल होता है, लेकिन ये एक जानवर या बेजान चीज़ को अगर हम बोलें, जैसे कि इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। बारिश एक बेजान चीज़ है, हम सिर्फ बोलते हैं इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। ठीक है। अब आते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की तरफ। बेसिकली ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन मफ़ऊल ज़मीर होते हैं जो जुमले में बेसिकली काम के असर को कबूल करते हैं। अब ये काम करने वाले नहीं होते, बल्कि काम के असर को कबूल करते हैं जिन पर काम किया जाता है। जैसे कि मी, यू, हिम, हर, इट, अस, दैम। उर्दू में अगर आप देखें तो मुझे, तुम्हें, उसे, हमें, उन्हें। ठीक है, इस तरह आता है। अभी आपने कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ इनकी मीनिंग्स लिख लेनी है। सही है।
जैसे मी होता है मुझे, जैसे ये सेंटेंस है शी कॉल्ड मी, उसने मुझे कॉल की। मैं यहाँ पे काम करने वाली, फ़ोन करने वाली मैं नहीं हूँ, बल्कि मुझे कॉल की गई है, ठीक है, तो काम मुझ पर हुआ है। तो यहाँ पे काम करने वाला कौन है? शी है। तो देखिए शी मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ किया, उसने मुझे कॉल किया, यानी एक लड़की ने मुझे कॉल की, सही है। अस यूज़ होगा हमें के लिए, यानी एक से ज़्यादा हम हो तो, यानी वी के लिए हम, जो हम हैं, यानी उसके लिए हम अगर हमें यूज़ करें तो उसने हमें बुलाया, ही इन्वाइटेड अस, तो हमें बुलाया गया है। बुलाने का काम किसने किया? उसने किया है। तो उसने के लिए हमने, यानी उस लड़के ने बुलाया तो ही आया, ठीक है। और अस के लिए, यानी हमें के लिए अस आया, सही है। इसी तरह से यू, यानी अगर हम सामने वाले के लिए बोलें तुम्हें या आपको, अगर वो काम करने वाला ना हो तो हम यू बोलेंगे। वो तुम्हें जानता है, मैं तुम्हें जानता हूँ। आई नो यू, तो जानने का काम कौन कर रहा है? मैं, तो आई नो यू, और जिसे जाना जा रहा है वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आएगा तो यू आएगा, सही है। तो यू का बेसिकली सब्जेक्ट प्रोनाउन भी यू ही रहता है, और ये भी यू होता है। देम, अब दे का क्या होता है? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन देम होता है, यानी उन्हें, एक से ज़्यादा लोगों को। जैसे उन्होंने उनकी मदद की, यानी दे हेल्प देम, यानी एक जुत्ता था, यानी एक जो है ग्रुप था लोगों का, उसने दूसरे ग्रुप के लोगों की मदद करी, ठीक है। तो दे हेल्प देम, एक मदद करने वाले हैं तो दे जो है सब्जेक्ट में आया, और जिसकी मदद की गई वो देम ऑब्जेक्ट में आया, तो देम हो गया, सही है। तो हम ये नहीं बोल सकते दे हेल्प दे, नहीं, ऑब्जेक्ट में आ रहा है तो देम, सब्जेक्ट में आ रहा है तो दे, सही है। नेक्स्ट हिम, अगर वो एक लड़का है और उसकी, यानी कि किसी ने काम उसका किया है, उसने काम नहीं किया, तो हम उसे, यानी हिम का यूज़, जैसे हमने उसे देखा, तो देखने वाला कौन है? हम हैं, तो वी यहाँ पे सब्जेक्ट प्रोनाउन है, जबकि हिम क्या है? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। इसी तरह से हर लड़की के लिए यूज़ होगा, जैसे मैं उससे मिला, आई मेट हर, तो मैं जो है सब्जेक्ट हूँ आई, और हर क्या है? ऑब्जेक्ट है। मैं दोबारा बोल रही हूँ, सिर्फ इसको राइट डाउन कर लें एज इट इज़, आगे जाके आगे क्लासों में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब इट बेसिकली उसे, यानी जानवर के लिए इस्तेमाल होता है, ये बेजान के लिए। जैसे डोंट टच इट, इसे मत छुओ, ठीक है, तो किसी चीज़ को छूने की, ना छूने की बात हो रही है। तो इट क्या है? यहाँ पे लास्ट में है, तो देखें इट जो है सब्जेक्ट में भी सेम रहता है और यहाँ ऑब्जेक्ट में भी सेम रहता है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। अब आते हैं मिल्कियत को दिखाने वाले प्रोनाउन, यानी ज़मीर को, यानी कि जो कि पजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं, जो कि मी, योर, अर, हिज, हर, देयर, इट्स। अच्छा, इसमें दो तरह के होते हैं, जैसे माई और माइन, ये दोनों भी हो सकते हैं, योर एंड योर्स, ये दोनों भी हो सकते हैं। जैसे पजेसिव एडजेक्टिव, बेसिकली ये क्या कहलाते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, यानी इनके फ़ौरन बाद नाउन आएगा। जैसे अगर मैं बोलूँ ये कार मेरी है, तो मैं बोलूँगी दिस इज़ माई कार, लेकिन ये जो होते हैं ना, ये प्रोनाउन होते हैं, इनके बाद डायरेक्ट वो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। अगर मैं बोलूँगी ये कार मेरी है, तो मैं बोलूँगी दिस कार इज़ माइन, ठीक है, तो दिस मैं पहले इस्तेमाल करूँगी, दिस कार इज़ माइन। अगर मैं बोलूँगी दिस इज़ माई कार, यानी माई के बाद मैंने कार लगाया, तो वो पजेसिव एडजेक्टिव, और दिस कार इज़ माइन, तो मैंने कार का पहले जिक्र कर लिया और फिर माइन लगाया, तो वहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होगी, सही है। जैसे कि पजेसिव एडजेक्टिव की अगर हम बात करें, तो ये मिल्कियती सिफ्त, यानी कि किसी चीज़ पर मिल्कियत जाहिर करती है, और इससे पहले और इसके फ़ौरन बाद इस्म ज़रूर आता है, यानी ये जो पजेसिव एडजेक्टिव है ये इस्म से पहले आता है। जैसे कि माई, योर, हिज, हर, इट्स, आर, देयर, जैसे इसका जो उर्दू मीनिंग होता है वो होता है मेरा, तुम्हारा, उसका, हमारा, उनका, ठीक है। जैसे कि माई होता है मेरा, तो यहाँ पे मैं बोलूँगी दिस इज़ माई कार, ये मेरी कार है, तो देखिए कार से पहले माई आया है, तो ये माई क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है। अभी इसको आपने लिख लेना है, ठीक, ओके, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। यहाँ पे सिर्फ आपने क्या करना है, इनके मीनिंग्स को लिख लेना है, क्योंकि बेसिक है ना, ठीक है। और हमारा, यानी हमारे के लिए अगर होगा तो आर स्कूल इज़ बिग, हमारा स्कूल बड़ा है, तो आर के बाद देखें स्कूल आ रहा है। इसी तरह से योर, तुम्हारा या आपका, तो इसके बाद भी कोई नाम आएगा, जैसे योर नेम इज़ ब्यूटीफुल, तुम्हारा नाम खूबसूरत है, योर के बाद फ़ौरन नाम आया, ठीक है। देयर, उनका, यानी एक से ज़्यादा लोगों का। देयर हाउस इज़ न्यू, उनका घर नया है, तो देयर हाउस से पहले आया है, सही है। इसी तरह से हिज, उसका, लेकिन लड़के के लिए, तो हम बोलेंगे हिज बुक इज़ ऑन द टेबल, उसकी किताब मेज़ पर है, तो उसकी किताब हिज बुक, और लड़की के लिए होगा तो हर आएगा। हर वॉइस इज स्वीट, उसकी आवाज़ प्यारी है, तो हर वॉइस से पहले हर आया है,
ठीक है। अगर किसी जानवर के लिए होगा तो, या बेजान के लिए इट्स का यूज़ होगा, यानी इट के साथ बस एस का इजाफा हो जाएगा। तो इट्स कलर इज़ वाइट, यानी इसका रंग सफ़ेद है। किसी चीज़ की बात हो रही है, सही है। अब आते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन की तरफ, जो कि जाहिर करते हैं किसी इस्म की जगह आते हैं, है ना। इस्म की जगह आने वाले ही पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं ना, जैसे माइन, योर, हिज, हर्स, इट्स, ये सारे के सारे। जैसे कि अगर माइन देखें मेरा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये कलम मेरा है, दिस पेन इज़ माइन। तो माइन के बाद देखें कोई चीज़ नहीं है, यानी जिस चीज़ का हमने मिल्कियत दिखाई वो पहले यूज़ हो गई, पेन, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको पॉजेसिव एडजेक्टिव से बनाती तो सिंपल सेंटेंस बन जाता, बस बनता दिस इज़ माई पेन, यानी माई के बाद आपने पेन लगाना है। कभी भी ये नहीं बन सकता दिस पेन इज़ माई, नहीं, गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। दिस पेन इज़ माइन या दिस इज़ माई पेन, सही है। इसी तरह से अर्स, बस अर में एस लग जाता है, तो दिस रूम इज़ अर्स, हमारा वो कमरा हमारा है, दिस रूम इज़ अर्स, ठीक है। इस तरह से योर्स, तुम्हारे के लिए योर्स, यानी एस लगा देंगे। जैसे दैट सीट इज़ योर्स, वो तुम्हारी सीट है। इसी तरह से उनका देयर्स, यानी एक से ज़्यादा के लिए, तो दैट हाउस इज़ देयर्स, उनका घर है वो, ठीक है। इसी तरह से हिज, उसका, एक लड़के के लिए, तो हम बोलेंगे दिस शर्ट इज़ हिज, ये कमीज़ उसकी है। हर्स, तो दैट बैग इज़ हर्स, वो बैग उसका है। और अगर किसी जानवर या बेजान के लिए, तो दैट फूड इज़ इट्स, खाना उसका है, सही है। अब आते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरफ। बेसिकली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बहुत इजी होते हैं। ये बेसिकली इशारा करते हैं कि कोई जो फाइल है ना वो काम खुद करता है, सही है। इसको हम बाद में और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप सिर्फ इस तरह से इसके मीनिंग को देख लीजिए, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बेसिकली होते हैं माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, अरसेल्व्स, योरसेल्व्स, देमसेल्व्स। अच्छा, सेल्फ जो है ना सिंगुलर के साथ लगेगा, और सेल्फ जो है ना प्लूरल के साथ लगेगा, क्योंकि देखें आई जो माई होता है वो एक बंदे के लिए यूज़ हो रहा है, यानी मेरे लिए। योर, ये जो है एक के लिए भी यूज़ हो सकता है और एक से ज़्यादा। अगर एक के लिए यूज़ होगा तो सेल्फ लगेगा, यानी योर सेल्फ, और अगर एक के ज़्यादा के लिए यूज़ होगा तो योर सेल्व्स, ठीक है। और हिम, यानी कि वो जो ही होता है, एक के बारे में बात करते हैं ना, एक लड़का, तो हिम जो है हिम सेल्फ उसके लिए इस्तेमाल होगा। हर सेल्फ यानी एक लड़की जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इस तरह से इट सेल्फ एक चीज़ हो या कोई जगह, जानवर हो, ठीक है। और जबकि अर सेल्फ हम एक से ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से अर सेल्व्स यानी सेल्व्स लगा। योर सेल्फ मैंने आपको भी बता दिया कि तुम जो है एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो सेल्व्स लगेगा। और दे एक से ज़्यादा होते हैं, तो देम के साथ हमने सेल्व्स लगाया है, सही है ना। अच्छा, सेंटेंस, सही है। तो इसका जो सेंस आता है ना वो खुद का सेंस, जैसे मैं खुद ये काम करता हूँ, तुम खुद करते हो, वो खुद करता है, वो खुद करता है, या हम खुद करते हैं। जैसे कि माई सेल्फ, मैं खुद। आई क्लीन द रूम माई सेल्फ, यानी मैंने अपना कमरा खुद साफ़ किया। और माई सेल्फ जो बिल्कुल लास्ट में सेंटेंस के आता है। आर सेल्फ यानी हमने खुद। वी इंजॉयड आवर सेल्फ, हमने खुद लुत्फ उठाया। इसी तरह से योर सेल्फ या योर सेल्फ, अगर एक होगा तो योर सेल्फ, अगर एक से ज़्यादा होगा तो योर सेल्फ, तुम या आप खुद, ठीक है। तो हम बोलेंगे टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, तो हमने बोला अपना ख्याल रखो आप। बिहेव योर सेल्फ, तुम लोग खुद को संभालो, खुद को ज़रा बिहेव सही से करो, सही है। इस तरह से देम सेल्व्स यानी एक से ज़्यादा, वो खुद। दे हेल्प देम सेल्व्स, उन्होंने खुद अपनी मदद की, ठीक है। इस तरह से हिम सेल्फ, एक लड़के के लिए बात हो रही है। दे ब्लेम्ड हिम सेल्फ, ही ब्लेम्ड हिम सेल्फ, उसने खुद को इल्ज़ाम दिया। हर सेल्फ यानी एक लड़की, वो खुद। शी टॉट हर सेल्फ, उसने खुद को सिखाया। और इट सेल्फ होगा, वो खुद यानी जानवर या बेजान के लिए इस्तेमाल होगा। द कैट हर्ट इट सेल्फ, उस बिल्ली ने खुद को ज़ख्मी किया। द कैट हर्ट इट सेल्फ। अब ये जो ना एक पैराग्राफ है, आई गेव माई फ्रेंड अ गिफ्ट, यानी मैंने अपने दोस्त को गिफ्ट दिया। एंड ही लाइक्ड इट, और वो उसे पसंद आया। बिकॉज, क्योंकि, इट वॉज हिज, क्योंकि वो उसका था। लेटर, बाद में। ही थैंक्ड मी हिमसेल्फ। अब देखें ये मैंने जो है हाईलाइट किया हुआ है मैरून कलर से। आपने क्या करना है, इसको बताना है कि कौन सा प्रोनाउन है, यानी सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है। कोई बात नहीं, अगर आपको समझ में नहीं आया तो जो आपने लिखा है उसमें से आप देख के बता दिएगा कि कौन सा क्या है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है या रिफ्लेक्सिव है, सही है। आगे चल के हम और क्लासों में पूरा इसको अच्छी तरह से देख लेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आई है तो दोबारा से वीडियो को रिमाइंड करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ में आएंगी। मैंने बहुत ईजी तरीके से समझाने की कोशिश की, और जिसके बारे में मैंने कहा है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है,
तो आप उसकी टेंशन मत लीजिएगा, बस आप उसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। आई गारंटी यू, अगर आपने ये कोर्स पूरा देख लिया, पूरा उस पर अमल कर लिया जो मैंने कहा आपको, तो आप इंग्लिश में बिल्कुल मास्टर हो जाएंगे, ठीक है। और आपको हज़ारों रुपए फ़ीस दे के नहीं पढ़ना पड़ेगा। ओके, सो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आप अपनी सजेशन या कोई भी अगर आपका डाउट है इस क्लास से रिलेटेड, ठीक है, अगली क्लास से रिलेटेड नहीं, या कोई और कॉन्सेप्ट लेके मत बैठ जाइएगा, इसी क्लास से रिलेटेड जो जो हमने पढ़ा है, अगर आपको इसमें कोई डाउट है जब ही बताइएगा, सही है। इधर उधर मत जाइएगा, देखें इधर उधर आप भटकते रहेंगे तो कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। स्टेप बाय स्टेप चलना है, सही है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।